अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप लोगों के साथ वादा किया गया था कि केएमएफ के फोरम से इंशाल्लाह आप लोगों को लॉ के हवाले से, फार्मेसी के हवाले से और इंग्लिश लैंग्वेज स्पेसिफिकली उसके हवाले से कंप्लीट वीडियोस अपलोड होगी। आज मैं फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए एक गिफ्ट समझ लो मेरी तरफ से 2022 का। आज से हम स्टार्ट ले रहे फॉरेंसिक फार्मेसी की। अब फॉरेंसिक फार्मेसी की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि फार्मेसी के बहुत सारे फील्ड्स जिसमें आप ड्रैप ले रो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में वहाँ पे काफ़ी जॉब्स है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर है, डिप्यूटी है, डायरेक्टर है और सीईओ तक। यानी यहाँ पे जो बाय फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉब के सब्जेक्ट समझे जाते हैं या जो है वो है फॉरेंसिक। उसमें सर फहरिस्त है। फॉरेंसिक के अंदर क्या है, वो ड्रग मैनुअल है, ड्रग लॉज है, ड्रग लॉज, फार्मेसी लॉज मींस फार्मेसी एक्ट, ड्रग एक्ट, नारकोटिक एक्ट्स, ड्रग का अपना एक्ट। इसमें काफ़ी सारे हमारे पास लॉज मौजूद हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट हो गया, क्योंकि मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जब भी आप ब्यूरोक्रेसी की तरफ जाते हो, जब भी आप ऐसे पोस्ट की तरफ जाते हो जहाँ पे आपने एक डिपार्टमेंट को संभालना होता है, देयर यू वुड नीड मैनेजमेंट एज वेल। सो यहाँ पे जो मेन फोकस है आज का हमारा और आज के बाद की अपकमिंग वीडियोस का, उसमें ये है कि वी विल बी कंपाइलिंग, वी विल बी कंप्लीटिंग, विल बी ट्राइंग टू हैव लेक्चर्स ओवर फॉरेंसिक। फॉरेंसिक के ऊपर हमारे लेक्चर्स होंगे। इससे पहले आप फॉरेंसिक पढ़ चुके होंगे। हमारे अक्सर स्टूडेंट्स जो फार्मेसी के स्पेशली, उनके लिए फॉरेंसिक एक दर्द सर बन जाता है। उसकी वजह ये होती है कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि हमने फॉरेंसिक पढ़ना है। हम शुरू से ही फार्मेसी के फर्स्ट डे से ही हम बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी स्पेशली, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, क्लिनिकल फार्मेसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, इन सब्जेक्ट्स को हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जो बहुत लेस फोकस वाले हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो फॉरेंसिक में आ जाता है, वो मैनेजमेंट आ जाता है, वो हॉस्पिटल फार्मेसी आ जाती है। हम ये समझते हैं कि दीज सब्जेक्ट्स आर ऑफ लेस इम्पोर्टेंस। असल में ऐसी बात नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, यू वुड फेस these subjects, स्पेशली जब आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हो या जब आप ड्रग एनालिस्ट बनना चाह रहे हो, उस वक्त यू वुड नीड रूल्स, यू वुड नीड लॉज, यू वुड नीड एक्ट। ठीक है, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारी कोशिश होगी कि फोर्थ कमिंग वीडियोज़ में हम फॉरेंसिक यानी जो आपके फार्मेसी प्रैक्टिस का हिस्सा है, जिसमें आपके पास फॉरेंसिक लॉज आ जाते हैं, जिसमें मैनेजमेंट है, जिसमें आपके पास क्लिनिकल फार्मेसी है, वो सारे की सारे यहाँ पे कंप्लीट हो सके। एंड ऑलरेडी वी आर वर्किंग अपॉन ग्रामर। इंग्लिश इज बाय फॉर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑल एकेडमिक्स। आप इंग्लिश के बगैर आगे नहीं जा सकते। तो इस चैनल में आपको कंप्लीट ग्रामर की वीडियोस इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगी। सम 20 to 30% हैव ऑलरेडी बीन अपलोडेड। और आज से हम फॉरेंसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉरेंसिक का आपने पढ़ा होगा, इज द टर्म इंडिकेट्स फॉरेंसिक। व्हाट डज फॉरेंसिक मीन? फॉरेंसिक मीन्स द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। अब साइंटिफिक नॉलेज में आपके पास सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें आपके पास फार्मेसी आ जाती है, इसमें आपके पास केमिस्ट्री आ जाती है, इसमें आपके पास फिजिक्स आ जाता है, इसमें आपके पास मेडिकल से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है वो सारे के सारे फॉरेंसिक में आ जाते हैं। सो द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज टू डिटेक्ट क्राइम। ठीक है, क्राइम को कहाँ पे क्राइम हुआ है, कहाँ पे क्रिमिनोलॉजी का कहाँ पे इंटरफेरेंस हुआ है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जितने भी हम लोग लॉज इस्तेमाल करते हैं, जितने भी टेक्निक साइंटिफिकली यूज़ करते हैं, उनको कंपैरेटिवली कंप्रहेंसिवली उन सबको हम लोग फॉरेंसिक का नाम देते हैं। चूंकि वी आर डीलिंग विद फॉरेंसिक फार्मेसी, तो इसका मतलब है कि हम मोस्टली विल बी वर्किंग अपॉन द ड्रग्स। हम फार्मेसी से रिलेटेड सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज़ forensic pharmacy, which means that the enrollment of pharmacy in the detection of crime। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम फार्मेसी के थ्रू क्राइम्स को डिटेक्ट करेंगे। अब फार्मेसी के थ्रू क्राइम्स कैसे डिटेक्ट होंगे? जब आप एक ड्रग एनालिस्ट बन जाते हैं तो आप मालूम कर सकते हो कि जो ड्रग की हमें क्वांटिटी बताई गई है या जो ड्रग का हमें सॉल्ट बताया गया है, थ्रू एनालिटिकल प्रोसेसेस हम मालूम कर लेते हैं कि आया वाकई वो सॉल्ट उसमें मौजूद है। अगर मौजूद है तो क्या वो उसी क्वांटिटी में है जो फार्माकोपिया में हमारे ऑलरेडी मेंशन है। तो इन चीज़ों को डिटेक्ट कौन करते हैं? वी द फार्मासिस्ट।
ठीक है। इसके अलावा कि ड्रग का कहाँ पे कौन सा क्राइम हो रहा है। अब ड्रग का क्राइम क्या हो सकता है। ड्रग का क्राइम ये हो सकता है कि अनरजिस्टर्ड ड्रग को किसी मुल्क में आप लोग उसको सेल आउट कर रहे हो, या ड्रग का क्राइम ये हो सकता है कि फार्माकोपिया में वो चीज़ मौजूद ही नहीं, आप अपने आप से कुछ नया बना रहे हो। ड्रग का क्राइम ये भी हो सकता है कि एक ड्रग प्रोहिबिटेड हो, आप उसको दोबारा मैन्युफैक्चर भी कर रहे हो, उसको उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसके ड्रॉबैक्स की वजह से उसको बैन किया गया हो, फिर भी आप उसको इनसाइड द कंट्री सेल आउट कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, डिस्पेंस कर रहे हो, कंपाउंडिंग उसकी कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके क्राइम में आ जाती हैं। तो इन सब को समझने के लिए व्हाट वी डू, वी टेक हेल्प फ्रॉम फॉरेंसिक फार्मेसी। ठीक है। तो फॉरेंसिक फार्मेसी का एक चेन लेकर हम चलेंगे, क्लासेस होगी इसके ऊपर इंशाल्लाह। विद द पैसेज ऑफ टाइम you will be getting a lot of things regarding forensic pharmacy। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सबसे पहला हमने टॉपिक चूज़ किया है, जो कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स अभी फाइनल प्रोफ में है या उनका 9th सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, उसके उनके लिए एक तोहफे से कम नहीं होगा। और जो प्रोफेशनल है, जो इस वक्त या ड्रग इंस्पेक्टर बन चुके हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, यहाँ से वो फ़ायदा उठा सकते हैं, इस्तिफ़ादा ले सकते हैं। क्योंकि जब आप उसको खुद स्टडी करने लग जाएंगे, इट वुड टेक आवर्स एंड आवर्स, और हो सकता है कि उसमेम कुछ लॉ के टर्म्स आके आपको ब्लॉक कर दे, आपको स्टॉप कर दे, यहाँ से आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है। बिकॉज आई माई सेल्फ एम फिल इन फार्माकोलॉजी, मीनवाइल आई हैव डन LLB, तो दोनों साइड को साथ लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। दिस विल बी very beneficial to you people. So let's start with the very first topic, that is the Drug Act 1976। दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ। नंबर 1 एक्ट, नंबर 2 आपका ऑर्डिनेंस है। ड्रग एक्ट और ऑर्डिनेंस में डिफरेंस क्या है। एक ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस, और दूसरा एक्ट है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स। बहुत ही सिंपल है। जब भी कोई लॉ बन रहा हो, जब भी कोई रूल बन रहा हो, जब भी कुछ नया कानून लाना हो, तो उसके लिए किया ये जाता है कि सबसे पहले दे मेक अ प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स एक बिल बन जाता है। ठीक है। कौन? द पार्लियामेंटेरियंस, या जिसको ज़रूरत होती है, जिस फील्ड में आपने लॉज बनाए थे, जिनको ज़रूरत होती है, वो पहले क्या करते हैं, दे मेक अ बिल। उस बिल का नाम उस प्रपोजल का नाम होता है बिल। वो बिल जाता है सबसे पहले पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट अगर उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उस पर बहस होती है। इफ द पार्लियामेंट फील्स कि या ये बिल काबिल कबूल है, तो वो उसको एक्सेप्ट करके उसको ले जाते हैं, मीन्स साइन कर देते हैं। फिर इट इज़ फॉरवर्डेड टू, अगर प्रोविंशियल असेंबली कर रही है, अगर प्रोविंशियल पार्लियामेंटेरियन कर रहे हैं, वेट अभी, तो अगर ये पार्लियामेंटेरियन जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे है, तो वो बिल जो प्रोविंशियल लेवल पे एक्सेप्ट होके चला जाता है, वो बिल बन जाता है, वो प्रपोजल एक बिल बन जाता है। और वो बिल जब पार्लियामेंटेरियन खुद उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो भेजते हैं गवर्नर के पास। और अगर ये फेडरल लेवल पे है, तो फेडरल लेवल पे वो बिल जाता है टू प्रेसिडेंट। तो अगर प्रेसिडेंट से साइन होके या गवर्नर से साइन होके वो बिल वापस आ जाता है, देन दिस बिल इज नो मोर अ बिल, देन इट इज नेम्ड एज एन एक्ट। फिर इसको एक्ट का नाम दिया जाता है। सो एक्ट क्या है? वो बिल, वो प्रपोजल जो पार्लियामेंट में एक्सेप्ट होके गवर्नर या फेडरल लेवल पे प्रेसिडेंट से साइन होके आता है, फिर उसको नाम दिया जाता है एक्ट का। दूसरा हमारे पास ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस ये कि बाज़ औक़ात मुल्क में यूँ हो जाता है कि इमरजेंसी बेसिस पे आपने कुछ रूल्स बनाने होते हैं। वो इस वजह से हो सकता है बाज़ औक़ात पार्लियामेंटेरियन मौजूद ना हो, या यूँ हो सकता है कि असम्बलियाँ जो है वो टूट चुकी हो, और कोई प्रॉपर निज़ाम मौजूद ना हो, लेकिन रूल्स की ज़रूरत हो। तो उस वक्त अगर प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर कोई भी रूल खुद से पास कर दे, या प्रेसिडेंट खुद से पास कर दे, उस रूल का नाम होता है ऑर्डिनेंस। उस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होती है मैक्सिमम वो 6 मंथ्स होती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे भी ऑर्डिनेंस मौजूद है जो सालों साल ले लेते हैं, क्योंकि उसके बाद उस पर कोई काम होता नहीं है। तो ऑर्डिनेंस वो बिल होता है विच इज़ डायरेक्टली सिग्नेचर्ड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर एंड इज इम्प्लीमेंटेड। और एक्ट वो होता है विच गोज थ्रू पार्लियामेंट एंड देन इज इनेक्टेड
then is signature by president or governor, then is enacted. होपफुली कि एक्ट और ऑर्डिनेंस का डिफरेंस समझ आ गया होगा. सो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ड्रग एक्ट 1976. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक्ट है. वो एक्ट क्या हुआ था कि पार्लियामेंट के थ्रू चला गया था, फिर प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने उसको अप्रूव किया, सिग्नेचर दिया और ये एक्ट बन के आ गया. तो इस एक्ट के जो बेसिक फीचर्स है इसमें ये है कि दिस एक्ट इज कंपोज्ड ऑफ 45 सेक्शंस. इसमें 45 सेक्शंस है. उन 45 सेक्शंस को डिवाइड किया गया है 5 डिफरेंट चैप्टर्स में. चैप्टर नंबर 1 डील्स विद इट्स डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन के इसमें क्या हो रहा है. इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई है जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 2 डील्स विद इट्स इन्फोर्समेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से इसमें बोर्ड्स होते हैं, कौन कौन से इसमें ड्रग इंस्पेक्टर क्या होता है, ड्रग एनालिस्ट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन बोर्ड क्या है आपके पास, क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, उसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं. इन सब की डिटेल्स जो है वो सेक्शन आपके चैप्टर नंबर 2 में मौजूद. चैप्टर नंबर 3 में आपके पास है कि प्रोहिबिशन का मतलब है कि ये काम आपने नहीं करने हैं. जैसे स्पूरियस ड्रग्स हो गए, जैसे सबस्टैंडर्ड ड्रग्स हो गए, मिसब्रांड ड्रग हो गए, इसी तरह आपके पास अडल्ट्रेटेड ड्रग हो गए, या आपने मैन्युफैक्चरिंग किया, लाइसेंस वगैरह नहीं लिया, लाइसेंस के बगैर आप कर नहीं सकते मैन्युफैक्चरिंग. ये कुछ प्रोहिबिशंस होती है. प्रोहिबिशन का मतलब होता है ममनू, आपने ये काम नहीं करने हैं. तो जब आपने ये काम नहीं करने, इट मीन्स यू हैव बीन प्रोहिबिटेड. ठीक हो गया. तो चैप्टर नंबर 3 में आपके प्रोहिबिशंस डिस्कस होंगे. चैप्टर नंबर 4 में पेनल्टीज. पेनल्टी का मतलब है सजाएं, जो उन प्रोहिबिशंस को फिर भी करता है. यानी गवर्नमेंट ने रोक दिया, एक्ट ने आपको मना किया, फिर भी आप करें तो उसके मुताबिक आपको सजा दी जाएगी. मीन्स वो जो कल्प्रिट होता है जो इस काम को जारी रखता है. देन द फाइनल चैप्टर इज मिसलेनियस. वहाँ पे कुछ रूल्स आपको बताए जाते हैं कि आप अपनी तरफ से प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे कितने रूल्स बना सकते हो. सो ये एक छोटा सा आपके पास इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन समझ लो. और ये सारे कंपोज ऑफ 45 सेक्शन. सिर्फ एक सेकंड के लिए इसको देखें, आई विल कम बैक. अच्छा, so let's start with the very first part of the drug act. जो इसका पहला हिस्सा है वो है chapter number 1 which is composed of 3 sections. Section number 1 deals with the title. Chapter number 1 deals with title कि इसका नाम क्या होगा. टाइटल हो गया, कमेंसमेंट हो गया कि ये कितना इसका हिस्सा इम्प्लीमेंट होगा, कितना हिस्सा इम्प्लीमेंट नहीं होगा. हमारे पास बाज़ एक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे लेट्स से उनके टोटल सेक्शन होते हैं 50 या 100. तो एक्ट में ये लिखा जाता है कि इसके पहले 20 सेक्शंस जो है वो 10 साल तक चलेंगे, और फिर अगले 20 जो है वो नेक्स्ट 10 साल से शुरू होंगे. फिर इस तरह के अगले 10 या अगले 20 या 40 या 60 या 50 जो सेक्शंस होंगे वो 10 साल बाद लागू होंगे. ठीक है. तो इसको हम लोग कमेंसमेंट बोलते हैं. तो कुछ एक्ट हमारे पास ऐसे मौजूद है, लेकिन जो ड्रग एक्ट हमारा है उसका कमेंसमेंट क्या है और एक्सटेंट मतलब होता है कि किस एरिया तक. अब लेट्स से कोई रूल बलूचिस्तान में बना हुआ है, या कोई रूल पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में या किसी एक प्रोविंस में, सिंध में बना हुआ है, तो वो सिर्फ सिंध की हद तक होता है, वो सिर्फ उस प्रोविंस की हद तक होता है. उसका एक्सटेंट हम क्या कहेंगे, ओनली टू एक्सटेंड टू द होल बलूचिस्तान, यानी पूरे बलूचिस्तान या पूरे सिंध में फैला हुआ है, इससे आगे नहीं है. ठीक है. तो कमेंसमेंट का मतलब होता है कि ये कमेंसमेंट का मतलब होता है कि कितना हिस्सा, और एक्सटेंट का मतलब होता है कि कहाँ तक. ठीक है. सो आपका जो पहला सेक्शन है दैट डील्स विद टाइटल. सो टाइटल ऑफ ड्रग एक्ट इज द ड्रग एक्ट 1976. आपने द को नहीं बोलना है, द इज इम्पोर्टेंट. आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि द टाइटल ऑफ द ड्रग एक्ट इज ड्रग एक्ट 1976, ड्रग एक्ट 1976 डॉट द ड्रग एक्ट 1976 और द ड्रग एक्ट कॉमा 1976. तो आपने कॉमा को भी नहीं भूलना है. ठीक है. एमसीक्यूज में आपको ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ये आ सकते हैं जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे. सो द टाइटल इज द ड्रग एक्ट 1976. इट्स कमेंसमेंट इज ऑल द सेक्शंस वुड बी इंप्लीमेंटेड एट वंस. यानी इसके 45 सेक्शंस है तो वो 45 के 45
इम्प्लीमेंट होंगे, अप्लाई होंगे। इसका एक्सटेंट क्या है? थ्रू आउट पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में ये फैला हुआ है। ये सिर्फ एक सूबे के लिए नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए ये एक्ट बना हुआ है। सेक्शन नंबर 2 सेज अदर लॉज जो इससे पहले के लॉज थे। सेक्शन नंबर 2 बोल रहा है कि इससे पहले के जो लॉज थे, इससे पहले एक लॉ था ड्रग एक्ट 1930 का। तो वो जो 1930 का ड्रग एक्ट है वो अपनी जगह पे उसी तरह है, दैट इज नॉट बार्ड, वो खत्म नहीं हुआ, वो रेपल नहीं हुआ। उसके भी कुछ सेक्शंस हमारे इस ड्रग एक्ट में इनेक्टेड है, तो इसकी वजह से वो लॉज डिस्टर्ब नहीं होंगे। अब चलते हैं जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 3। सेक्शन 3 में जैसे मैंने शुरू में बताया, सेक्शन 3 डील्स विद द डेफिनेशंस। इसमें क्या है? डेफिनेशंस है। इन डेफिनेशंस की बुनियाद पे ही तो हम आगे जाकर सजाएं देंगे। इन डेफिनेशंस की बुनियाद पे ही तो पता चलेगा कि मुल्क में हो क्या रहा है। सो ये डेफिनेशंस है फ्रॉम A to Z, और फिर Z के सब सेक्शंस कुछ और है। हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। इसमें आपको बोर्ड पे नजर आ रहा होगा, मैंने कुछ हेडिंग्स लिखे हुए, जैसे एडल्ट्रेटेड ड्रग, काउंटरफीट ड्रग और मिस ब्रांड ड्रग, स्पेरियस ड्रग्स एंड मैन्युफैक्चर। ये मैंने अलग करके लिखे हुए। बाकी जितने भी इसके सेक्शंस हैं, यानी सब सेक्शन है सेक्शन 3 के, बाकी जितने भी सब सेक्शंस है उसको मैंने एक साथ में यहाँ पे छोटा छोटा करके लिखा हुआ है। उसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि इस सेक्शन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपको सीखना है, जो जहन में रखना है, वो इन 5 to 6 हेडिंग्स में है। बाकी जो है दे आर वेरी इजी एंड सिंपल। उसको अगर आप याद रखो, याद ना भी रखो, तो आपके जहन में अपने ऑटोमेटिकली दिस विल गेट फेड, ये अपने आप ही उसमें आपके जहन में आ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज ड्रग। सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे चले जाए, हमें मालूम करना है कि ड्रग होता क्या है। अब ड्रग आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा, फार्माकोग्नोसी में पढ़ा है, क्लिनिकल फार्मेसी में काफ़ी जगह पे आपने ड्रग की डेफिनेशन पढ़ी होगी। वो जो आपके पैथोलॉजिकल कंडीशंस को चेंज करता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन को चेंज करता है, वो सब्सटेंस। यहाँ पे वो बात नहीं हो रही। यहाँ पे हम ड्रग को देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्ट। हम कानून की नज़र से ड्रग को देख रहे हैं। तो कानून की नज़र से ड्रग क्या है? हर वो सब्सटेंस, रिमेंबर every that substance that is used for treatment, medication, treatment या mitigation या prevention या diagnosis of disease, यानी या डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, या डिजीज को रोकने के लिए, क्योर के लिए यूज होता है, या डिजीज को फैलने से रोकने के लिए, या डिजीज के हवाले से के डायग्नोसिस के लिए भी अगर कोई सब्सटेंस यूज हो रहा है। वो सब्सटेंस कोई डिवाइस भी हो सकता है, वो सब्सटेंस कोई ड्रग भी हो सकता है, वो सब्सटेंस कोई खाने वाली चीज़ हो सकती है, वो सब्सटेंस कोई एजेंट भी हो सकता है, कोई मशीन भी हो सकती है। अगर वो मशीन, यस मैंने कहा कि वो कोई मशीन भी हो सकती है। इवन इन द डेफिनेशन ऑफ ड्रग एक्ट, वो मशीन भी वुड बी कंसिडर अ ड्रग। अब थोड़ी सी हैरानगी आपकी ज़रूर होगी, वो कॉटन, वो गॉज, वो बैंडेजेस जो हम यूज़ करते हैं, दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज ड्रग्स इन ड्रग एक्ट। तो अब ड्रग की डेफिनेशन फार्माकोलॉजी, कॉग्नोसी, क्लिनिकल फार्मेसी और फार्मास्यूटिक्स को लेकर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इट इज गिविंग अ डिफरेंट डेफिनेशन। ठीक है। सो हर वो सब्सटेंस जो मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन मतलब है आराम के लिए, जो रिलीफ दे देते हैं। ठीक है। अगर रिलीफ के लिए भी कोई सब्सटेंस यूज हो रहा है तो उसको हम लोग ड्रग कहेंगे। ठीक है। सो जो सबसे पहला डेफिनेशन है, दैट इज ड्रग सब्सटेंस यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, मिटिगेशन, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। ठीक है। इसके अलावा ऑल दोज सब्सटेंसेस, एजेंट्स, डिवाइसेस, गॉज, एब्जॉर्बेंट, कॉटन, और इसके अलावा बैंडेजेस या एंटीसेप्टिक जो एबॉर्शन या कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज होते हैं। एबॉर्शन के लिए भी जितने भी सब्सटेंसेस, एजेंट्स वगैरह यूज होते हैं उसको हम लोग ड्रग बोलते हैं, खा वो डिवाइस ही क्यों ना हो। और कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, और प्रिवेंट प्रेगनेंसी के लिए कोई पिल्स यूज हो रही है या कोई और भी सब्सटेंस यूज हो रहा है, उस सब्सटेंस को भी नाम दिया गया है ड्रग का। ठीक है। इसको भूलना नहीं है। इसके अलावा अगर कोई और सब्सटेंस जो कि फॉर द रिपल्शन ऑफ वर्मन या रोडेंट्स वगैरह, चूहों वगैरह को घर से दूर रखने के लिए कोई सब्सटेंस यूज हो रहा है, उस सब्सटेंस को भी हम लोग ड्रग कहते हैं। या कोई पेस्टिसाइड यूज हो रहा है जो कि पेस्ट को, यानी जो आपके पास इंसेक्ट्स वगैरह को खत्म करने के, उनको किल करने के लिए कोई सब्सटेंस यूज हो रहा है, तो उसको भी ड्रग एक्ट में क्या कहेंगे? ड्रग कहेंगे। इसके अलावा फार्माकोपिया में जो भी मेंशन ड्रग्स है उनको ड्रग का नाम दे। ऑब्वियसली हमारे पास ब्रिटिश फार्माकोपिया है, हमारे पास
अमेरिका यूएसए फार्माकोपिया है, यूएस फार्माकोपिया है, इसके अलावा पाकिस्तान की अपनी फार्मूलरी है। तो उनमें जो जिन चीज़ों को ड्रग कहा गया उसको हम नाम देंगे ड्रग का। इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट ने अगर किसी चीज़ को भी ड्रग कहा तो उसको भी नाम दिया जाएगा ड्रग का। होपफुली ड्रग की जो डेफिनेशन है वो आपको समझ आ गई है। सो सिंपल वर्ड्स में हर वो चीज़, हर वो सब्सटेंस जो यूज़ होता हो ट्रीटमेंट के लिए, मिटिगेशन के लिए, क्योर के लिए, प्रिवेंशन के लिए या डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ के लिए जो चीज़ें यूज़ हो रही है उसको हम लोग ड्रग कहेंगे। लेकिन एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना है, अपार्ट फ्रॉम आयुर्वेदिक या यूनानी या जो केमिस्ट लोगों के जो ड्रग्स वगैरह होते हैं वो जो उनकी सब्सटेंसेस है वो हमारे एक्ट में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयुर्वेदिक वाला कोई यूज़ कर रहा है या यूनानी या होम्योपैथिक है या कोई और केमिस्ट कुछ बना रहा है, उन सब्सटेंसेस को हम लोग ड्रग नहीं कहेंगे क्योंकि उनके लिए उनके अपने रूल्स मौजूद हैं, उनके लिए उनके अपने एक्ट मौजूद हैं। तो वो उनको उन एक्ट के मुताबिक डील करेंगे, हमारे नहीं। ठीक हो गया। सो हर वो सब्सटेंस जो इन कामों के लिए यूज़ हो रहा है उसको हम लोग ड्रग बोलते हैं। अब ड्रग ये तो ठीक हो गया। कुछ ड्रग हमारे पास ये है कि जो काउंटरफीट है। काउंटरफीट ड्रग का क्या मतलब होता है? इमिटेशन। काउंटरफीट ड्रग मीन्स इमिटेशन का मतलब है कॉपी। क्या आपने बिल्कुल जीरोक्स कॉपी किसी और ड्रग की बना दी, वो जेन्युइन ड्रग है, आपने उसकी कॉपी बना दी और आप उसको सेल आउट कर रहे हो। वो कॉपी, वो इमिटेशन हम क्यों बनाते हैं? ताकि लोगों को डिसीव करे, धोखा देने के लिए, ताकि लोग धोखा खाए। तो लोगों को धोखा देने के लिए जो उसकी सेम उसी तरह की कॉपी बनाई जाती है, उस ड्रग को हम लोग काउंटरफीट ड्रग कहते हैं। जो कि सेल आउट करना, मैन्युफैक्चर करना, बनाना, लेबलिंग करना वो गैर कानूनी है, इलीगल है, प्रोहिबिटेड है। और अगर कोई करता है तो उसकी सज़ा 3 साल से 5 साल तक कैद बामुशक्कत है। ठीक है। इसके अलावा बस एडल्ट्रेटेड ड्रग है। अब जब भी बात एडल्ट्रेटेड किया जाए तो आपने एक बात जहन में रखनी है, व्हेन इट कम्स टू एडल्ट्रेटेड इट मीन्स कि इसमें कुछ मिक्स हो गया। ठीक है, मिक्स अप। तो एडल्ट्रेटेड ड्रग कौन से? प्यूट्रेड, डिकम्पोज, फिल्थी और एनी ड्रग विच इज कंपोज्ड ऑफ वर्मेंस और विच इज प्रिपेयर्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन अनसैनिटरी कंडीशन। गंदे माहौल में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उसमें वर्मेंस यानी लाइस जैसे होते हैं, ठीक है, जुए जिसे कहते हैं, वो चीज़ें मिक्स हुई हो, गंदगी मिक्स हुई हो, आंखों से नज़र आ रही हो या उसमें अंदर उसकी फीड हुई हो। तो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं जो अनसैनिटरी कंडीशंस में प्रिपेयर हुए हो या कोई सब्सटेंस ऐसा मिक्स हुआ हो जो उसकी क्वालिटी को रिड्यूस कर रहा हो, किसकी क्वालिटी को? जो ड्रग की क्वालिटी को रिड्यूस करता हो, ऐसा कोई सब्सटेंस मिक्स हुआ हो, या कंटेनर उसका सुराख हुआ है कहीं से रिलीज कर रहा है जो कि हैजर्डस डिलीटेरियस सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। ठीक है, या ड्रग कुछ और है, आपने लिखा कुछ और है। इस तरह के जितने भी ड्रग्स होते हैं इन सबको हम लोग एडल्ट्रेटेड ड्रग कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो स्प्यूरियस है। ये भी ड्रग है लेकिन इसका नाम जब भी आपको स्प्यूरियस नजर आ जाए, सपोज, स्प्यूरियस के लिए सपोज याद रखना है, यानी इसका मतलब ये है कि वो ड्रग ना उसकी कोई कंपनी है, ना उसका कोई मैन्युफैक्चरर है, ना किसी फार्माकोपिया में है, बस आपने ऐसे ही बना दिया और बेच रहे हो। ठीक है, ना उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट जो आपने लिखा है वो उसमें मौजूद है, ना कोई ऐसी कंपनी है किसी नाम से। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि ये क्यू कंपनी है। अब क्यू कंपनी, क्यू मैन्युफैक्चरर पूरी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। आपने कोई एड्रेस दिया, वो एड्रेस, उस एड्रेस पे वो कंपनी नहीं है, वो एड्रेस ही नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर ही नहीं है, उसकी कोई फार्माकोपिया ही नहीं है। तो आप इस तरह का जो कोई ड्रग बनाता है उस ड्रग को हम लोग नाम देते हैं स्प्यूरियस का। सपोज फिक्शनल है, कोई कंपनी है ही नहीं, ना वो कंपनी है, ना वो फार्माकोपिया है, ना वो ड्रग है, ना इस तरह का कोई काम हुआ है, ना कोई ऐसा सिलसिला चला है, लेकिन आपने नाम दे दिया कि ये एक ड्रग है। इस तरह का ड्रग जो होते हैं उसको हम लोग स्प्यूरियस ड्रग कहते हैं। इसके हमारे पास मिस ब्रांडेड है। अब मिस ब्रांडेड के लिए अपने हमेशा लेबल को याद रखना है। अब मिस ब्रांडेड ड्रग्स कौन से होते हैं? अगर उसका लेबल किसी ड्रग का मैन्युफैक्चर्ड ड्रग है, पूरा है, कंप्लीट है, उस ड्रग का अगर लेबल पटा हुआ है या लेबल पे जुमला कोई सेंटेंस लिखा हुआ है वो मिटा हुआ है, या कोई वर्ड मिसिंग है उस पर, या उस पर कोई डायरेक्टिव्स नहीं दिए हुए कि डायरेक्टिव से मुराद कि इसका टेम्परेचर ये हो, ये हेल्थ के लिए हैजार्डस है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, इस तरह के डायरेक्शंस टू यूज़ ऑरल लेना है, इसको आईएम है, आईवी है, किस रूट से आपने इसको लेना है, अगर ये डायरेक्शंस उसमें नहीं लिखे हुए तो ये लेबलिंग प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं हुआ। तो अगर प्रिस्क्राइब मैनर में उसका लेबलिंग नहीं है
यानी लेबल पे लिखी हुई चीज़ें उसी तरह नहीं है जो जो होनी चाहिए, या उस पर बेच नंबर नहीं लिखा या बेच नहीं लिखा हुआ, ठीक है, उसके हवाले से उस पर डिटेल्स नहीं लिखी हुई, या फॉल्स क्लेम किया हुआ है। फॉल्स क्लेम से मुराद कि आपका ड्रग जो है वो लेट्स से एनर्जेसिक है, तो आप उस पर लिखते हो कि ये ना सिर्फ आपके दर्द मिटाता है बल्कि आपकी बॉडी भी बना देता है। जब आप इसको लोगे तो आपके डोले शोले निकल आएंगे और फॉल्स क्लेम झूठ में झूठ बोलते जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह का जो ड्रग होता है जिसकी लेबल पे ये बातें लिखी होती है, या लेबल पे कोई फार्माकोपिया जिससे बनाई गई उसका नाम ना लिखा हो, या वो भी लिख कर मिटा हुआ हो, या एक सबसे बड़ी बात जो आपने याद रखनी है मिस ब्रांड के हवाले से, अगर ड्रग के कवर को यानी आउटर जो एरिया होता है वहाँ से किसी कोई डैमेज हुआ है, यानी कोई चीज़ मिटी हुई है या उसका कोई पैकेट फटा हुआ है और उसको वापस टेप लगाकर या उसके ऊपर कुछ और चिपका कर उसको कंसील किया गया, उस डैमेज को छुपाया हुआ है, तो अगर कहीं पे भी डैमेज है, इफ़ इट इज़ अ डैमेज्ड लेबल, तब भी और उसको किसी चीज़ से चिपका के या छुपाया हुआ है या मार्कर से लकीरें लगा के ताकि वो गुम हो जाए, तो उस तरह के जो ड्रग्स होते हैं दैट इज़ ऑल्सो दोज ड्रग्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज मिस ब्रांडेड। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखें, मिस ब्रांड का लफ्ज़ जहाँ भी आ जाए, मिस ब्रांडेड को आपने लेबल से कनेक्ट करना है। तो अगर लेबल में यहाँ पे कहीं पे भी कोई ख़राबी हो तो उस ड्रग को हम लोग मिस ब्रांडेड ड्रग कहते हैं। एक होता है सब स्टैंडर्ड और मिस ब्रांडेड, इसमें क्या फ़र्क है? मिस ब्रांड में सारे आपके काम किस चीज़ के साथ हो रहा है? लेबल के साथ। और सब स्टैंडर्ड से कम, स्टैंडर्ड से छोटा। अब स्टैंडर्ड क्या है? फार्माकोपिया ने हमें कुछ स्टैंडर्ड्स बताए हुए। फार्माकोपिया में हर ड्रग का मैन्युफैक्चर का तरीका, उसके प्रोडक्शन का तरीका, उसकी कंपाउंडिंग, उसकी पैकेजिंग, सब सारी चीज़ें, उसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से इंग्रेडिएंट हो, रॉ मटेरियल में कौन कौन से यूज़ होते हैं, इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना हो, उसकी क्वांटिटी कितनी, ये सारी चीज़ें फार्माकोपिया में लिखी हुई है। तो अगर फार्माकोपिया के स्टैंडर्ड से कम होगा उस ड्रग को हम लोग लेट्स से फार्माकोपिया में एक्टिव इंग्रेडिएंट 250 ग्राम का है, 250 mg का है, और आप उसको 100 mg रख रहे हो, तो ये तो फार्माकोपिया से कम हो गया। इंग्रेडिएंट तो है लेकिन क्या है? कम है। तो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं वो सब स्टैंडर्ड ड्रग्स होते हैं। सो दीज वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सेक्शन 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पार्ट है जो मैंने ये हाईलाइट करके लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या होता है? मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन में जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशन से मुराद यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए आप क्या क्या काम करते हो, यानी एक रॉ मटेरियल से लेकर प्रोडक्ट के एंड तक जितनी भी प्रोसेसेस हैं उन सब का नाम रखा हुआ है ड्रग एक्ट में, मैन्युफैक्चर, ठीक है। इसमें आपका कंपाउंडिंग आ जाता है, इसमें आपकी लेबलिंग आ जाती है, इसमें आपकी फिलिंग आ जाती है, इसमें पैकेजिंग आ जाती है, ऑर्नामेंटिंग आ जाती है, ये सारी बातें, इन सब को हम लोग कलेक्टिवली जब भी बात होगी मैन्युफैक्चर की इनसाइड द ड्रग एक्ट 1976, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ये सारी बातें हैं। अपार्ट फ्रॉम डिस्पेंसिंग एट लो लेवल, जब लो लेवल से डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? जब रिटेल फार्मेसी में कोई चीज़ें 2-3 चीज़ें मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बना दिया जाता है, फिर उसकी डिस्पेंसिंग की जाती है, पैकिंग की जाती है, उसको हम लोग मैन्युफैक्चर नहीं कहेंगे। मैन्युफैक्चर का लफ्ज़ कहाँ पे? जब बड़े फर्म पे सारी चीज़ें तैयार हो रही हो, या कोई डेंटिस्ट है या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर का कि इस तरह का कोई कम्बिनेशन बनना चाहिए इनसाइड द हॉस्पिटल छोटे लेवल पे, तो अगर फार्मासिस्ट वो बना रहा है तो उसको हम लोग कभी भी रिमेंबर उसको मैन्युफैक्चर नहीं कहेंगे। वो स्मॉल लेवल पे डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग हो सकती है बट नॉट मैन्युफैक्चर। होपफुली दिस मेक्स द सेंस। अब आते हैं बाकी सब सेक्शंस की तरफ। बाकी सब सेक्शंस में हमारे पास है सब सेक्शन बी, एपीलेट बोर्ड। वो बोर्ड जिसमें लेट्स से किसी के खिलाफ कोई फैसला आया हो, किसी रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन किसी का मनसूख कर दिया हो, तो वो अपील करेगा एपीलेट बोर्ड को। फिर एपीलेट बोर्ड उस पर नज़रसानी करेगी कि वाकई ये अपील के काबिल है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाता है। बोर्ड कौन रहता है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल बी डिस्कसिंग फर्दर, विल बी हैविंग वेरी ग्रेटफुल talks over it in section 9B or A. Then we have batch. Batch का मतलब क्या होता है? Batch is drugs per cycle. एक साइकिल में एक ही वक्त में कितने ड्रग्स बनते हैं, यानी एक ही टाइम में कितने ड्रग, एक ख़ास सॉल्ट का कितना ड्रग बन रहा है एक ही साइकिल में एक ही टाइम में,
उसको हम लोग बोलते हैं बेच। फिर होता है बेच नंबर। बेच नंबर का काम क्या होता है? बेच नंबर इज बेसिकली द डिटेल्स ऑफ द ड्रग, यानी ये वो नंबर होता है जिसमें आप जो जब आप कंप्यूटर में या उसके रजिस्टर में वो नंबर लिखते हो या देखते हो तो उसमें पूरे का पूरा आपको प्रोसेस बताया होता है कि इस प्रोसेस के थ्रू ये ड्रग बना है, ये फार्माकोपिया है, इसमें ये रॉ मटेरियल है, ये तरीका यूज़ हुआ है, ये मशीनरी यूज़ हुई है। तो बेच नंबर इज बेसिकली द डिटेल ऑफ all the processes happen in manufacturing. Then we have a batch number फिर सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड। वो क्या होता है? अब जैसे टर्म बता रहे हैं कि सेंट्रल लाइसेंसिंग यानी वो लाइसेंस प्रोवाइड करता है, इसके हवाले से हम डिटेल से पढ़ेंगे इन द सेकंड चैप्टर। then we have expiry date। expiry date कौन है? the date after which the quality of the drug reduces, यानी वो ड्रग जो बनाया हुआ है जिस डेट तक ये सही काम करता है उसके बाद उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, उसके एक्टिव सब्सटेंसेस या उसके जो रॉ मटेरियल उसके साथ यूज़ हुए हैं उनकी क्वालिटी में डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। सो उस डेट को हम लोग एक्सपायरी डेट कहते हैं। एक्सपायरी डेट के बाद भी अगर कोई चीज़ सेल आउट हो रही है तो वो एक जुर्म है और उसकी सज़ा भी 3 से 5 साल हो सकती है। एक्सपर्ट मीन्स द वन हु इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। जैसे फार्मासिस्ट इज़ द एक्सपर्ट ऑफ ड्रग्स, इज ऑल्सो कस्टोडियन ऑफ ड्रग। फार्मासिस्ट में असिस्टेंट फार्मासिस्ट की बात नहीं कर रहा। फार्मासिस्ट इज ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, वो 5 साल पढ़ता है फिर उसके बाद वो फार्मासिस्ट बन जाता है। वो जो 1 साल फार्मासिस्ट का असिस्टेंट था दैट हैज़ नेवर बीन काउंटेड एज द एक्सपर्ट, या वो जो मेडिकल पे 3-4 साल विदाउट डिग्री काम करके आ जाता है उसको एक्सपर्ट नहीं बोला जाता। देन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब है टू टेक समथिंग आउट ऑफ द कंट्री। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट मीन्स टू ब्रिंग इट इनसाइड, टू ब्रिंग इनसाइड द कंट्री, और एक्सपोर्ट का मतलब है तो कंट्री से बाहर ले जाना, ड्रग्स को लाना और ले जाना, सिंपल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। देन जेनरिक नेम। जेनरिक नेम जैसे टर्म इंडिकेट कर रहा है, जेनरिक, जेनरिक का मतलब क्या होता है? इट इज़ नॉट द प्रोपराइटर नेम, इट इज़ नॉट द नेम दैट अ पर्सन कीप्स, it is the name of salt, it is the name of formula, it is the chemical name। so जो chemical name होता है उसको हम लोग generic name बोलते हैं, या इसको non proprietor name भी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या है, उसका काम क्या होता है, विल बी डिस्कसिंग इन द forthcoming sections। फिर इंस्पेक्टर क्या है, what is the duty, what are the duties of inspector, what are the powers of inspector, what are the restrictions of drug inspector, will be discussing in detail in the forthcoming chapters। फिर हमारे पास लेबल है एंड लेबलिंग। लेबल का मतलब है ऑल द डिटेल्स जो हमने यहाँ पे मिस ब्रांड ड्रग्स में पढ़े। और लेबलिंग क्या है? डिटेल्स प्लस ड्रग, यानी आपने पैकेट भी उठाया, उसके ऊपर चीज़ें भी लिखी हुई और उसके अंदर ड्रग भी पड़ा हुआ है, तो इन दोनों को, यानी जिसमें ड्रग भी पड़ा हो और ड्रग की डिटेल्स भी हो, उन दोनों को मिला के हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, उसका नाम है लेबलिंग। लेबलिंग इज बेसिकली द ड्रग प्लस इट्स लेबल, ठीक है? तो ड्रग और उसके लेबल का नाम होता है लेबलिंग। एंड देन वी हैव another licensing authority जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल। उसके कौन कौन से मेंबर है, उसके काम क्या है, उसके पावर्स क्या है, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। प्रिस्क्राइब का मतलब होता है जो इन रूल्स में कोई भी चीज़ बताई गई उसका मतलब होता है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मीन्स एज पर द रूल्स। देन प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, फिर रजिस्ट्रेशन बोर्ड है, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। रजिस्टर्ड ड्रग, द ड्रग दैट हैज़ बीन गिवन द परमिशन टू बी sold out or to be manufactured or to be imported or exported, जिसको लाइसेंस मिला होता है वो रजिस्टर्ड ड्रग होता है, वो हमारे पास पाकिस्तान फॉर्मूलरी में रजिस्टर्ड होता है। फिर उसके बाद रूल्स, रूल्स मीन्स द रूल्स ऑफ द एक्ट, लॉज ऑफ द एक्ट। इसके बाद है ड्रग कोड। ड्रग कोड का काम क्या होता है? ये ड्रग एक्ट यानी फार्मास्यूटिकल जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस किया जाता है इन दी ड्रग कोड। ये एक स्पेशल टाइप का कोड होता है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कोड्स, जैसे आप सेशन कोर्ट का आपने सुना होगा, हाई कोर्ट का सुना होगा, एपेक्स यानी सुप्रीम कोर्ट का सुना होगा, सर ये तो बड़े बड़े हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं सिविल कोर्ट्स होते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, कुछ जिसको हम नाम देते हैं स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट्स में एक हमारे पास ड्रग कोर्ट भी है जो सिर्फ और सिर्फ ड्रग से रिलेवेंट मसाइल को देखता है। एक फैमिली कोर्ट होता है जो सिर्फ और सिर्फ फैमिली के यानी डिवोर्स, खुला, इन चीज़ों को देखते हैं। एक हमारे पास ये स्पेशल कोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? जैसे एंटी टेररिज्म कोर्ट, वो भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट है, वो उसको कंस्टिट्यूट किया जाता है। ये ड्रग कोर्ट भी उसी तरह है। और ड्रग कोर्ट का जो चेयरमैन होता है या जो जज होता है उसकी क्वालिफिकेशन वही है जो एक हाई कोर्ट के जज की होती है,
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोड होता है। और यहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल ये है कि वो एज एन एक्सपर्ट बैठा होता है। यानी दो एक्सपर्ट होते हैं ड्रग कोड में, वो दोनों ही फार्मासिस्ट होते हैं। जो फार्माकोलॉजिस्ट हो, जो फार्माकोलॉजी में जिसकी नॉलेज अच्छी हो और फार्मास्यूटिक्स में जिसकी नॉलेज अच्छी हो, उसको ड्रग कोड में एज एन एक्सपर्ट बिठाया जाता है। सो इस बात का भी ख्याल रखना है कि फ्यूचर में आपने क्या बनना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है एज पर फार्माकोपिया। जो फार्माकोपिया में पर्टिकुलर्स दी होती है उसका नाम होता है स्पेसिफिकेशन। अगर स्पेसिफिकेशन से ड्रग कम हो, यानी वो स्पेसिफिकेशन से वो ड्रग वो स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा हो, तो हम लोग क्या कहते हैं कि वो सबस्टैंडर्ड ड्रग है। सेल का मतलब होता है कि सेल आउट, सेल करना, बेचना, ठीक है। एंड देन वी हैव स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है कि इन्वेंट्री को किस तरह रखना है, स्टोर किस तरह करना है। ये कुछ डेफिनेशंस थे इन द ड्रग एक्ट 1976, जो बाय फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से उसको समराइज कर रहा हूँ कि आपने ड्रग को याद रखना है। हर वो चीज़ जो मिटिगेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए यूज़ हो रहा हो, वो ख्वाह कुछ भी हो, ख्वाह वो सब्सटेंस खाने का हो, ख्वाह वो सब्सटेंस लगाने का हो, ख्वाह वो सब्सटेंस प्रेशर अप्लाई करने का हो, ख्वाह वो डिवाइस हो, ख्वाह वो एजेंट हो, उन सबको हम लोग कहेंगे ड्रग। अभी तक शायद आप में से शायद क्या 99% ऑफ यू वुड बी अमेज कि यार कॉटन जिसे हम रोज़ यूज़ करते हैं वो भी ड्रग है, यानी वो गॉज या वो स्वैब जो हम यूज़ करते हैं या वो बैंडेज जो हम यूज़ करते हैं वो भी ड्रग है। और ये जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर चेक करने के लिए इवन, क्योंकि वो भी तो डायग्नोसिस का हिस्सा है। तो जब आप थर्मामीटर यूज़ करते हो वो भी ड्रग है, जब आप बीपी ऑपरेटिस यूज़ करते हो वो भी ड्रग है। ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन आपने अजीब नहीं समझना है, क्योंकि ड्रग एक्ट 1976 उसको ड्रग बोल रहे हैं। देन वी मस्ट कंसिडर इट अ ड्रग। तो अगर आपका बीपी ऑपरेटिस ख़राब है या आपका थर्मोमीटर ख़राब है और आप उससे टेम्परेचर चेक कर रहे हो, तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो? आप क्या यूज़ कर रहे हो? आप एक ड्रग का एक ड्रग जो सब स्टैंडर्ड है, यानी आप एक सब स्टैंडर्ड ड्रग यूज़ कर रहे हो। सब स्टैंडर्ड ड्रग से मुराद वो थर्मामीटर जो ख़राब है उसको यूज़ कर रहे हो, वो अपने स्टैंडर्ड से नीचे आ चुका है, बिलो आ चुका है, ख़राब हो चुका है, फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? सब स्टैंडर्ड ड्रग। और उस पर उसको सज़ा मिल सकती है जी, उस पर जुर्माना भी हो सकता है उस बेचारे का बीपी नॉर्मल हो और आपका ऑपरेटिस उसको ज़्यादा या कम दिखाए। तो कम या ज़्यादा दिखाना इट इज़ ऑल्सो बिकॉज आप उसको डायग्नोसिस कर रहे हो, आप देख रहे हो कि इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम है या नहीं, तो ये आपके क्राइम में आ जाएगा अगर वो ड्रग सही नहीं है। एबॉर्शन के लिए जितने भी सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं, वो एजेंट हो, वो स्वैब हो या कोई और भी प्रोसेस, ठीक है, या कॉन्ट्रासेप्शन के लिए मीन्स टू प्रोहिबिट द ग्रोथ, टू प्रोहिबिट प्रेगनेंसी, उसको रोकने के लिए कोई भी प्रोसेस, कोई भी एजेंट यूज़ हो रहा हो, किसी भी तरह से यूज़ हो रहा हो, वो क्या है? दैट इज़ अ ड्रग, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स थे अबाउट फर्स्ट चैप्टर ऑफ द ड्रग एक्ट 1976। लेट मी समराइज कि आज हमने पढ़ा क्या। आज हमने पढ़ा कि ड्रग एक्ट 1976 ये एक्ट है, ऑर्डिनेंस नहीं है। ये पास हुआ है थ्रू पार्लियामेंट एंड सिग्नेचर बाय प्रेसिडेंट एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट पाकिस्तान। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज अ होल, होली सोली कमेंसमेंट ये एट 1 से इसका नाम था ड्रग एक्ट 1976 है। इसके आने से जो पुराने ड्रग एक्ट्स हैं उनमें कोई वो बाढ़ नहीं है, उसमें कोई नुकसान उनको नहीं है, उनका भी कुछ हिस्सा इसमें मौजूद है। इसके अलावा इसके 45 सेक्शंस हैं, ठीक है। इनके 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स को इन्होंने डिवाइड किया है इंट्रोडक्शन में, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन या इन्फोर्समेंट और फिर प्रोहिबिशन, फिर उसकी पेनल्टीज, फिर उसके बाद मिसलिनियस चैप्टर में आप बड़े मज़ा आएगा उस चैप्टर में, क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ड्रग के हवाले से आपने यही याद रखना है कि आयुर्वेदिक या यूनानी या केमिस्ट के जो ड्रग्स हैं वो हमारे फार्मेसी में हम डिस्कस नहीं करते, वो ड्रग एक्ट 1976 के तहत नहीं होते, ठीक है। इसका मेन काम ड्रग एक्ट 1976 का है टू रेगुलेट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड मेंटेनेंस ऑफ द गवर्निंग बॉडीज एट्सेट्रा। ये उनका मेन काम है।
होपफुली आज का लेक्चर आप लोगों को थोड़ा सा मैं स्पीड इसलिए गया ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर सकें। मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि इस वीडियो को टाइम में लगे 2 3 4 मतलब आप ज़रूर देख लें ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग वी विल ट्राई टू कंप्लीट द ड्रग एक्ट इन 1 आवर। तो हमने करना क्या है कि 20 मिनट 25 मिनट की कुछ वीडियोस हर चैप्टर पे बन जाएगी, कुछ चैप्टर्स पे शायद 5 मिनट की ही बन जाए। उन सब को फिर एक ही समरी में एक ही घंटे में हम लोग उसको समराइज करेंगे, सो दैट जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप अगर डिटेल से जाना चाहो तो उस चैप्टर वाइज जाओ, अगर आपने पूरी समरी देखनी हो तो वो एक ही वीडियो में आप देख सको। थैंक यू सो मच। मैं स्पेशली फार्मेसी के स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि गिव मी योर फीडबैक। जब आप फीडबैक दोगे तो उसके मुताबिक आपके चैप्टर सही होते जाएंगे, उसके मुताबिक हम उस पर और काम करेंगे। जहाँ भी आपको लगे कि ये इट वॉज सफिशेंट तभी अपना फीडबैक दें। अगर आपको लगता है कि यार इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होनी चाहिए तब भी आप अपना फीडबैक दे दें। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है तो वो इस वजह से ताकि काम ईजी हो जाए इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच। होपफुली सी यू पीपल इन द फोर्थ कमिंग क्लासेस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।